नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं संदीप सिंह शेखावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, माउथ जो पार्ट है हमारा उसको हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम माउथ से आगे के जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के, उनकी तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हुए चलेंगे हमारे फेरिंग्स को, देन हम ईसोफेगस। आज इस लेक्चर में हम ईसोफेगस तक ही देखेंगे। उसके बाद में हम आएंगे स्टोमक पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम बात कर रहे हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स के बारे में हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा बहुत ही हम फेरिंग्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो देखो क्या क्या चीज़ें हम आज फेरिंग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो फेरिंग्स, फेरिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो फेरिंग्स जो है ये पासेज प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? पासेज प्रोवाइड कराता है। जो फूड आप स्वेलो कर रहे हैं उस फूड को इसोफेगस तक पहुंचाने का काम करता है, उसमें हेल्प करता है। तो फेरिंग्स क्या है? एक पॉइंट है या एक लोकेशन है जो कि क्या करता है, इसोफेगस और ओरल कैविटी को कनेक्ट करता है या ज्वाइन करता है, उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। देखो जो फेरिंग्स है इसको इसके पर्पस के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फेरिंग्स जो है इसको इसके पर्पस के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है वो देखो, पर्पस के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज नेजोफेरिंग्स। क्या है? नेजोफेरिंग्स। नंबर 2 इज ओरोफेरिंग्स। नंबर 3 इज लैरिंगोफेरिंग्स। हम बात कर रहे हैं कि जो फेरिंग्स है इसको इसके पर्पस के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में या 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो आप देख रहे हैं दैट इज नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स जो है इसका मतलब क्या होता है? नेजोफेरिंग्स का मतलब है कि जो आपका फेरिंग्स है वो किससे कनेक्टेड है? नेजो कैविटी से या नेजल कैविटी से कनेक्टेड है, इसलिए हम उसे कह रहे हैं नेजोफेरिंग्स। और ये हेल्प करता है किसके अंदर? रेस्पायरेशन के अंदर। देखो नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स का मतलब है कि आपका जो फेरिंग्स पार्ट है वो किससे कनेक्टेड है? नेजल कैविटी से, और नेजल कैविटी से कनेक्ट है इसलिए हम उसे कह रहे हैं नेजोफेरिंग्स। और नेजोफेरिंग्स का काम क्या है? वो काम है उसका रेस्पायरेशन। दूसरा आता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो है ये आपकी ओरल कैविटी से कनेक्टेड होता है और इसका काम क्या होता है? ये पासेज प्रोवाइड कराता है बोथ रेस्पायरेशन के लिए भी और डाइजेस्टिव जो सिस्टम है हमारा उसके लिए भी पासेज प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? पासेज फॉर बोथ रेस्पायरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों के लिए पासेज प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आता है लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स जो है ये एक कनेक्शन होता है लैरिंग्स और फेरिंग्स के बीच में। ठीक है, लैरिंग्स और फेरिंग्स के बीच में एक कनेक्शन है दैट इज लैरिंगोफेरिंग्स। इसका भी काम क्या है? इसका भी काम सेम ही है। ये भी एक पासेज प्रोवाइड कराता है किसके लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पायरेटरी सिस्टम के लिए। ये था हमारा फेरिंग्स। उसके बाद में देखो क्या होता है, जैसे हमने फूड खाया, फूड खाने के बाद में बोलस बना। अब वो जो बोलस है उसको आप स्वेलो करेंगे। स्वेलो करने के बाद में अब जब तक आपने स्वेलो नहीं किया फूड आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में था, मतलब आप चाहें तो उस फूड को एक्सपेल आउट कर सकते हैं बाहर। बट जैसे ही फूड आपका फेरिंग्स में पहुंचा, फेरिंग्स में पहुंचने के बाद में अपन लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि अपना जो फूड होता है जैसे ही वो फेरिंग्स में पहुंचेगा उसके बाद में वो कैसा हो जाता है? इनवॉलेंट्री कंट्रोल, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। तो जैसे ही फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से आने के बाद में वो बोलस कहाँ मूव करेगा? ईसोफेगस में जाएगा, जहाँ से ईसोफेगस इससे कनेक्टेड है फेरिंग्स से, एंड देन ईसोफेगस से मूव ऑन करता हुआ वो स्टोमक तक पहुंच जाता है। तो फेरिंग्स क्या कर रहा है? एक पासेज प्रोवाइड करा रहा है, मतलब एक पास या रास्ता दिखा रहा है फूड को ईसोफेगस तक पहुंचने में। ठीक है, उसके बाद में और फेरिंग्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज आती है उसकी ब्लड सप्लाई। क्या आती है? ब्लड सप्लाई। देखो ब्लड सप्लाई में अपन 2 चीज देखते हैं, एक देखते हैं अपना आर्टेरियल सप्लाई और दूसरा देखते हैं वीनस ड्रेनेज। आर्टेरियल अगर सप्लाई की बात करूं तो आर्टेरियल जो सप्लाई होती है किसको?
फेरिंग्स को, वो होती है आपकी फेशियल आर्टरीज से। किससे होती है? फेशियल आर्टरीज। और वीनस जो ड्रेनेज है, ये वीनस ड्रेनेज होता है आपका फेशियल वेन में एंड इंटरनल जुगुलार वेन। ठीक है, तो इसका वीनस ड्रेनेज दो वेन्स में हो रहा है, एक फेशियल वेन और एक इंटरनल जुगुलार वेन। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है फेरिंग्स में, दैट इज नर्व सप्लाई। देखो फेरिंग्स हमारे लिए इधर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम एक बार इसको देखें क्योंकि हम सिस्टमेटिक वे से मूव कर रहे हैं, तो एक बार इसको देखते हुए चलते हैं। नर्व सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो नर्व सप्लाई होती है इसमें एक तो आपकी वेगस नर्व से, वेगस नर्व और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ये दोनों नर्व जो है इसको नर्व सप्लाई प्रोवाइड कराती है। फेरिंग्स में इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था कि 3 टाइप्स ऑफ फेरिंग्स होता है, उसको उसके पर्पस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। मेन आता है अपना ईसोफेगस, और ईसोफेगस जरूरी भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं आपके। हम बात कर रहे हैं ईसोफेगस की, इसकी बात कर रहे हैं ईसोफेगस की। तो देखो मैं एक बार रफली डायग्राम बना लेता हूँ ईसोफेगस का। देखो ये हमारा ईसोफेगस है, देखो हम बात कर रहे हैं ईसोफेगस की। तो ईसोफेगस जो है क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देखेंगे तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, कौन सा वाला? ये पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं ईसोफेगस। अब देखो इस पार्ट को जब आप देखेंगे तो कैसा दिख रहा है आपको? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो ईसोफेगस है वो कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ मीन्स इसकी लंबाई जो यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? याद कर लेना, पूछा जाता है कि ईसोफेगस की लेंथ कितनी होती है, तो ईसोफेगस की लेंथ मतलब ये वाली लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज देखो, अपन ने स्टार्टिंग में कहा कि ईसोफेगस क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब राउंड है, राउंड है तो उसका डायमीटर भी होगा। तो ये जो डायमीटर होता है इसका, क्या ये जो डायमीटर होता है इसका, ये होता है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गए। पहला, ट्यूबुलर ईसोफेगस कैसा स्ट्रक्चर है? तो ईसोफेगस आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज, ईसोफेगस की लेंथ कितनी होती है? तो ईसोफेगस की लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। तीसरा आया, ईसोफेगस का डायमीटर कितना होता है? दैट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एक चीज और आती है कि ईसोफेगस की लोकेशन कहाँ होती है, मतलब ईसोफेगस कहाँ पे सिचुएटेड रहता है। तो आपका जो ईसोफेगस रहता है, ये हमारा जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप, ठीक है, जो कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे। ट्रैकिया के एकदम पोस्टीरियर होता है, मतलब पीछे की तरफ सिचुएटेड रहता है। तो इसकी लोकेशन क्या हुई? पोस्टीरियर टू ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया विच इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, उस ट्रैकिया के पीछे की तरफ सिचुएटेड रहता है आपका ईसोफेगस, ठीक है। उसके बाद में देखो ईसोफेगस जो है ये रन करता है आपके थोरेसिक से एकदम मीडियल में सिचुएटेड रहता है। मीडियल मतलब एकदम बीच में, और ये थोरेसिक से रन करता हुआ कहां तक पहुंचता है? एब्डोमेन। ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है ये तो है अपना थोरेसिक रीजन। क्या रीजन है? थोरेसिक रीजन। और इस लाइन के नीचे वाला है वो है अपना एब्डोमिनल रीजन। क्या रीजन है? एब्डोमिनल रीजन। अब ध्यान से देखना एक चीज, ये तो आपका थोरेसिक रीजन और ये है आपका एब्डोमिनल रीजन। मैंने ये जो लाइन बनाई है ये क्या है? ये है आपका डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम वो पार्ट है जो कि एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमिनल रीजन और थोरेसिक रीजन को सेपरेट करता है। तो ये डायफ्राम है। अब देखो ईसोफेगस हमने बात की कि थोरेसिक रीजन से पास होता हुआ वो एब्डोमिनल रीजन में पहुंच रहा है। एब्डोमिनल रीजन में जब पहुंच रहा है तो वहां पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। तो ये डायफ्राम को पास करके या पेनिट्रेट करके पहुंचता है एब्डोमेन में। तो ये जिस जगह पे, देखो इस जगह पे ये डायफ्राम को पेनिट्रेट करता हुआ यहाँ पहुंच रहा है, तो यहाँ पे एक होल प्रेजेंट होता है डायफ्राम में।
यहाँ एक होल होता है, उस होल से ईसोफेगस पेनिट्रेट करके एब्डोमिनल में पहुंच रहा है। तो इस होल को क्या कहते हैं, तो इस होल को हम कहते हैं ईसोफेजियल हाइटस। क्या कहते हैं, ईसोफेजियल हाइटस। देखो आपसे पूछा जा सकता है कि उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जिससे ईसोफेगस जो है वो डायफ्राम को पियर्स करता हुआ या पेनिट्रेट करके एब्डोमेन में पहुंच रहा है, या उस होल का नाम बताइए, तो उसको आप क्या कहेंगे, ईसोफेजियल हाइटस। याद रखना वो स्ट्रक्चर या वो लोकेशन जहाँ पे डायफ्राम में से ईसोफेगस पास होता है उसे हम कहते हैं ईसोफेजियल हाइटस। अब देखो ईसोफेजियल हाइटस से रिलेटेड एक छोटी बात और करते हुए चलते हैं। आपने कई बार सुना होगा डिसऑर्डर है, ये क्या है, एक डिसऑर्डर है हाइटस हर्निया नाम करके। हाइटस हर्निया होता क्या है, ये जो ईसोफेगस इस होल में से पास होके एब्डोमेन में पहुंच रहा है, तो हाइटस हर्निया में क्या होता है कि जो आपका स्टोमक पार्ट है ये क्या होता है कई बार प्रोट्यूड करके, ठीक है, प्रोट्यूड करके इस हाइटस जो है इससे बाहर आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं हाइटस हर्निया। वो हम डिसऑर्डर्स में देखेंगे। यहाँ तक याद रखो कि ये डायफ्राम है और डायफ्राम में जो ये होल होता है इसे हम कहते हैं ईसोफेजियल हाइटस। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में ये जो ईसोफेगस है वो स्टोमक से जुड़ता है। स्टोमक से जुड़ने से पहले एक शार्प एंगल बना रहा है। ये एंगल जो बना रहा है ये क्यों बना रहा है, ताकि किससे प्रिवेंट हो, बैक फ्लो से। अब देखो ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ आने में गैस्ट्रिक कंटेंट को थोड़ा अमाउंट या प्रेशर ज़्यादा चाहिए, तो ये बैक फ्लो से प्रिवेंट हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके पास में, ईसोफेगस में स्पिंटर कितने होते हैं। ईसोफेगस में स्पिंटर कितने होते हैं, स्पिंटर का मतलब होता है वॉल्व, ठीक है, क्या होते हैं, वॉल्व, या हम कह सकते हैं गार्डिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पिंटर। तो ईसोफेगस में दो स्पिंटर होते हैं। कितने स्पिंटर होते हैं, दो। ये वाला होता है जिसे कहते हैं लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर, और जो ये ऊपर वाला होता है इसे हम कहते हैं अपर ईसोफेजियल स्पिंटर। अब ये तो हमने नाम दे दिया लोअर को लोअर और ऊपर वाले को ऊपर वाला, बट इनके और नाम क्या होते हैं, तो इसका होता है आपका क्रीको फेरिंजियल स्पिंटर, क्रीको फेरिंजियल स्पिंटर, और इसको कहते हैं कार्डियक स्पिंटर। अब देखो याद में कैसे रहेगा कि ऊपर वाला फेरिंजियल है या नीचे वाला कौन सा है, तो देखो फेरिंजियल आ रहा है वर्ड। फेरिंजियल मतलब जहां से ईसोफेगस किससे कनेक्ट है, इससे ऊपर क्या होता है, फेरिंक्स, तो क्रीकोफेरिंजियल। कार्डियक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जिस पार्ट से जुड़ रहा है स्टोमक के, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कार्डियक पार्ट। स्टोमक में पार्ट होता है ना कार्डियक, उस पार्ट से जुड़ रहा है इसलिए कह रहे हैं कार्डियक स्पिंडल। अब देखो इनका काम क्या है, हमने बात की कि ये क्या है, गार्डिंग स्ट्रक्चर से मतलब जो कि बैक फ्लो को या किसी चीज को बाहर जाने से प्रिवेंट करते हैं। तो क्रीकोफेरिंजियल जो स्पिंटर है इसका काम होता है, ये क्या करता है, जब आप एयर इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर मतलब जब आप सांस ले रहे हैं तो उस दौरान एयर को इसोफेगस में नहीं आने देता। अगर एयर आएगी तो क्या हो जाएगा, वहां पे जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी स्टोमक की। इसलिए जो क्रीकोफेरिंजियल स्पिंटर है ये क्या करता है, एयर को आने नहीं देता है या गैस्ट्रिक कंटेंट्स को विंड पाइप के अंदर जाने नहीं देता, एस्पायरेट नहीं होने देता। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक स्पिंटर की। तो कार्डियक स्पिंटर क्या करता है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं उनको बैक फ्लो नहीं होने देता। अगर बैक फ्लो हो गया तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, GERD हो सकती है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो सकती है। तो कार्डियक क्या कर रहा है, बैक फ्लो या रिकर्जिटेशन को प्रिवेंट कर रहा है। एक नॉलेज के लिए चीज है कि ये जो कार्डियक स्पिंटर होता है वो पर्सन जो कि स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो उनके अंदर ये कार्डियक स्पिंटर रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने की वजह से स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो है वो बैक फ्लो होते हैं। गैस्ट्रिक कंटेंट्स बैक फ्लो हो रहे हैं, उनमें HCl है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, पायरोसिस। पायरोसिस को हम कह सकते हैं हार्ट बर्न या जलन होती है। कई बार आपने देखा होगा अल्कोहल वाले पेशेंट या अल्कोहल वाले पर्सन कहते हैं यार जलन हो रही है, वो जलन इसलिए हो रही है बिकॉज कार्डियक स्पिंटर की जो मसल्स है वो रिलैक्स हो गई हैं, और रिलैक्स होने की वजह से जो कंटेंट है वो बैक फ्लो हो रहा है और उसकी वजह से हार्ट बर्न या पायरोसिस उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसोफेगस के स्ट्रक्चर पे। तो इसोफेगस का स्ट्रक्चर हमने पहले देख लिया, वो ये देख लिया कि हमने जब एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर देखा था तो हमने बात की थी कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके 4 लेयर्स होती हैं,
आउटर साइड से हम आते हैं सेरोसा विच इज ऑल्सो नोन एज एडवेंसिया, उसके बाद में मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो हमने बात की थी कि ये जो चारों लेयर है ये स्टार्ट होती है आपकी ईसोफेगस से। कहाँ से स्टार्ट होती है? ईसोफेगस से लार्ज इंटेस्टाइन तक। तो ईसोफेगस का स्ट्रक्चर जो कि हमने पहले देख लिया, अब यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई की। देखो ब्लड सप्लाई जो है ना, आर्टेरियल देखेंगे अपन और एक देखेंगे वीनस। अब इन दोनों में भी दो देखेंगे, दो रीजन्स में देखेंगे। एक देखेंगे अपन थोरेसिक में, एक देखेंगे एब्डोमिनल में। ठीक है, इधर भी अपन थोरेसिक में देखेंगे और एक देखेंगे एब्डोमिनल में। अब देखो अगर मैं थोरेसिक की बात करूं, ठीक है, आर्टेरियल सप्लाई अगर मैं थोरेसिक में बात करूं तो जो थोरेसिक में जो आपका ईसोफेगस है उसको आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होती है ईसोफेजियल आर्टरी से। किससे होती है? ईसोफेजियल आर्टरीज से। और ये जो ईसोफेजियल आर्टरीज हैं ये किसकी ब्रांच होती हैं? ये ब्रांच होती हैं आपकी थोरेसिक अयोटा की। किसकी ब्रांच होती है? थोरेसिक अयोटा की। तो थोरेसिक अयोटा की ब्रांच होती है ईसोफेजियल आर्टरीज, जो कि थोरेसिक के अंदर जो ईसोफेगस है उसको आर्टेरियल ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराती हैं। वहीं पे अगर मैं एब्डोमेन में आऊँ, किस पे? एब्डोमेन में, तो एब्डोमेन में करती हैं इसको लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी, जो ये दोनों भी किसकी ब्रांच हैं? सीलियक आर्टरी की। तो ये भी इसको आर्टेरियल सप्लाई प्रोवाइड कराती है। वहीं पे विनस ड्रेनेज में आऊँ अगर थोरेसिक में, तो थोरेसिक में होता है हेमीजाइगस और एजाइगस जो वेन है उनमें ड्रेन होता है थोरेसिक रीजन का। तो और एब्डोमेन जो रीजन है, ठीक है, इसका होता है आपका एब्डोमिनल जो रीजन है, इसका जो आपको ब्लड सप्लाई होगा, ये जो ड्रेनेज होगा वीनस का, वो होगा आपका किससे? और जो एब्डोमिनल रीजन है, इस एब्डोमिनल रीजन में होती है गैस्ट्रिक वेन में। किस में होती है? गैस्ट्रिक वेन में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसके फंक्शंस की। तो देखो ईसोफेगस का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। ईसोफेगस का फंक्शन इतना ही होता है कि ये क्या करता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट जनरेट कराता है, पेरिस्टालसिस वेव जनरेट कराता है। और हमें पता है पेरिस्टालसिस वेव किस में हेल्प करेंगी? फूड को आगे ट्रैवल करने में। देखो जैसे ही फूड हमने बोलस बना, सबसे पहले बोलस कहाँ बना? हमारी माउथ के अंदर। माउथ में बोलस बनने के बाद में हमने उसको स्वेलो किया। स्वेलो करने के बाद में हमने ये देखा कि आफ्टर स्वेलोइंग फूड फेरिंग्स में रीच हो गया। फेरिंग्स में रीच होने के बाद में फूड अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। अब फूड किस में जाएगा? ईसोफेगस में। जैसे ही फूड ईसोफेगस में पहुंचेगा, ईसोफेगस में पहुंचते ही ईसोफेगस की जो वॉल्स हैं वो स्टिमुलेट होंगी। स्टिमुलेट होने पे वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक वेव्स जनरेट होंगी। पेरिस्टाल्टिक वेव क्या करती हैं? रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इस तरीके से रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होंगी कि फूड जो है वो आगे की तरफ ट्रैवल करे। और फूड को कहाँ तक पहुँचा देंगी? वो स्टोमक का जो कार्डियक स्पिंडर है वहाँ तक पहुँचाने का काम करती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि कहाँ से जनरेट होता है? ईसोफेगस से। हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था और आज भी देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जनरेट होता है या स्टिमुलेट होता है वो कहाँ से चालू होता है? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट याद रखना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट होता है आपके लोअर ईसोफेगस से। कहाँ से स्टार्ट होता है? लोअर ईसोफेगस से। और कहाँ तक रहता है? ये रहता है सिग्मोइड कोलोन तक, जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन का एक टाइप है। ठीक है, यहाँ तक था हमारा ईसोफेगस। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्टोमक की तरफ मूव ऑन करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।